नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। यूजीसी के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो विवाद को थोड़ा ठंडा कर दिया है, बात रोक दी है, स्टे कर दिया है, उससे थोड़ा सा नरमी आई है। लेकिन क्या राजनीतिक और सामाजिक गर्मी कम हुई है? क्या सोशल जो सिस्टम है हमारा, उसमें कोई परेशानी कम हुई है, बढ़ी है? या जो जिसको लेकर कहा जा रहा था कि जातियों को लेकर समाज में और भेद हो सकता है, बंटवारा हो सकता है, और इसके क्या मायने, क्या सब लोगों ने उसको सही समझा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको सही समझा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या सरकार को राहत दी है? सरकार क्या करने वाली है 19 मार्च को जब उनको रिप्लाई करना है तो? और इसका क्या रास्ता हो सकता है? क्या वाकई वो सवर्णों के खिलाफ एक बड़ा फैसला था जिससे सवर्ण जो समाज था वो नाराज हो गया, या अब जो रोक लगी है उससे जो दूसरा समाज है वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकता है? इस सब की चर्चा करेंगे क्योंकि ये मसला स्टूडेंट्स का खास तौर से है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो हमारे साथ मीडिया गुरु, एजुकेशनिस्ट, विश्वविद्यालयों में मुखिया रहे, वाइस चांसलर रहे, डॉक्टर केजी सुरेश साहब हैं। सुरेश साहब को आप जानते हैं, वो बहुत सीधी सपाट बात करते हैं, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार हो गया, बहुत चर्चा हो गई, हमने कहा कि इसकी तस्वीर को साफ किया जाए। जी। थोड़ी सी दिल्ली में बूंदे गिरी है, तो उन बूंदों से क्या यूजीसी के मसले पर ठंडक पड़ी है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल। देखिए, विजय जी, ये एक तो पहली बात कभी कभी ये हमारे यहाँ कहते हैं गांव में ना कि मतलब आराम से आंखें चल रही थी, आपने उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा मिर्च डाल दी। ये अनावश्यक एक प्रक्रिया थी। ये सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक बीच में एक ये आ गया। अब वो उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। ये हो भी सकता है कि कई बार सरकारी सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ों को बारीकी से देखा नहीं जाता और वो इश्यू हो जाता है नोटिफिकेशन, और बाद में एहसास होता है अरे ये तो गड़बड़ हो गया। और कभी कभी उसमें राजनीति भी होती है, लेकिन ये शुद्ध रूप से समझ में नहीं आया, क्योंकि ये इसलिए राजनीति के बारे में मेरे को संशय है क्योंकि अभी जो सत्ता में जो पार्टी है, इनको सबकी जरूरत है, सर्व समाज को लेके चलने की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, और सामने मात्र एक अकलियत ही है जिनकी वोटों की जरूरत नहीं है, ऐसा मानना है। बाकी सबके वोटों के लिए वैसे सबका साथ सबका विकास है, लेकिन उनका ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। समरसता, सामाजिक समरसता, अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शताब्दी वर्ष में भी जो इस बात पर फोकस किया जाए। पंच परिवर्तन की जो बातें कही गई है, उसमें एक सामाजिक समरसता भी है। और इस दृष्टि से सभी को लेकर साथ चलने का एक उसमें थोड़ा अजीब सा भी लगा कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि सवर्ण समाज तो शुरुआती, बाद में SC ST जुड़े, उसके बाद OBC जुड़े, लेकिन शुरुआती दौर में तो जनसंघ का तो सवर्ण समाज ही था, और शुरुआत से अभी तक अभी भी उसका सबसे मजबूत, अगर जिस पर कभी डाउट नहीं है, संशय नहीं है, वो एक बहुत बड़ा तबका सवर्ण समाज का ही है। तो ऐसे में क्या उसको नाराज करेगी? कोई भी राजनीतिक दल आत्महत्या नहीं करेगी। तो कहां त्रुटि हुई है ये तो खैर बहरहाल अभी पता नहीं चला है। लेकिन एक शिक्षक के नाते, एक समाज को करीब से देखने के एक प्रवृत्ति या शोध प्रवृत्ति के नाते मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ आंखें खोल देने वाली बातें थी। एक जी। कि सामाजिक समरसता के क्षेत्र में बहुत काम बाकी है। पूरे फॉल्ट लाइन जैसे खुल के आ गए सामने, यानी कि एक तरफ हम समरसता की सारी बातें कर रहे हैं, सारा कुछ है, अच्छे अच्छे व्याख्यान हो रहे हैं, अच्छे अच्छे हैं, बातें बताई जा रही है, लेकिन
हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। और दूसरा, पुनः प्रौद्योगिकी की बहुत बात चलती है, लेकिन सोशल मीडिया कितना विभाजनकारी एक रोल। भूमिका में रह सकती है, एक डिविजिव रोल जो सोशल मीडिया का हो सकता है। किस तरह नफरतों का बाजार गर्म हो गया और हर तरह के टिप्पणियां आने लगी, हर तरह की बातें, मतलब एक तरह से एक कास्ट वार कास्ट सोशल वॉर हो मीडिया में गया। दिखाई दिया। जी। मैं समझता हूं कि यह दोनों चिंता का विषय है, और एक पत्रकार के नाते, एक शिक्षक के नाते मैं समझता हूं कि इन दोनों पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये जब तक किसी और पर हो रहा था तब तक तो हम लोग जी। शायद अछूते थे। जब अपने पर ही होने लग गया तब तब पता चल गया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए एक तरह से देखा जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण था जो भी था प्रकरण, जो नोटिफिकेशन आया और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई, और फिलहाल वो थम गया। लेकिन उसने एक तरह से हम सबको जो है शीशा आईना दिखा दिखा। दिया, आईना आईना दिखा। दिखा दिया कि हम कहाँ खड़े कहाँ हैं। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, बहुत काम बात की। दिल्ली दूरस्थ, वैसा। अभी उस क्षेत्र में हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। और क्या इतना सतही हुआ? कुछ कुछ तो खैर यह भी कहा जा रहा है कि इवन प्रधानमंत्री जी पर जो टिप्पणियां की गई, उनको जातिगत जो है शब्दों का उनका जो प्रयोग किया गया, ये भी कहा जा रहा है कि उसमें भी कुछ षड्यंत्र थे, कुछ पीछे से हैंडल क्रिएट किए गए थे और नाम बदल कर किए गए थे ताकि समाज में ये हो। इस तरह की घटनाएं पहले भी सोशल मीडिया में हुआ है। ऐसा होता रहता है, लेकिन उसकी आशंका लेकिन नहीं। लेकिन क्या इतना सतही है? हम अगर किसी व्यक्ति को अगर हम सम्मान करते हैं तो क्या एक, वो भी बात पर। उस स्तर का निर्णय नहीं है, एक नोटिफिकेशन पर क्या इतना बड़ा उनके ऊपर हम फैसला कर सकते हैं क्या? उनकी नहीं। नीयत पर हम डाउट कर सकते हैं क्या? तो इस पर भी तो हमारी क्या समझ है फिर? सर, हमारी समझ क्या प्रधानमंत्री है? की बात तो प्रधानमंत्री की नियत पर डाउट करना वो तो खैर एक पॉलिटिकल या जो भी है, लेकिन मैं आपसे मैं ये वही समझना बता रहा हूँ। जी, नहीं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक तो यदि हम उसे ओवरसाइट कह दें सरकार का, तो भी ये गंभीर मसला है कि ऐसे सोशल इश्यूज पर, सोशल फैब्रिक पर जिसका असर पड़ता हो, उसको ओवरसाइट किया जाए। और जब ओवरसाइट हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम मंत्री जी को बचाना चाहते हैं या सरकार को बचाना चाहते हैं, और किसी एक छोटे ऑफिसर पर या सेक्रेटरी लेवल पर, बड़ा भी ऑफिसर है तो उस पर डाल दें। लेकिन मैं दूसरा समझना चाहता हूँ कि क्या यदि ये जारी किया गया था तो सवर्ण समाज को भी इस तरह से रिएक्ट करने की जरूरत थी? ये समझना चाहता हूँ पहली बात तो, कि इसका क्या इतना बड़ा भयंकर रिपरकशन होने वाला था? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से उसको, और इसलिए मुझे कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत शरारत भी नजर आती है। जिस तरीके से एक, मुझे तो कहीं ना कहीं लगा कि प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा परोक्ष रूप में कई ताकतें काम कर रही है, जिन्होंने मौके का लाभ उठाया सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए और घेरने के लिए, और वो कूद पड़े। भले उनका चेहरा कुछ और था, लेकिन पीछे बहुत सारी ताकतें ऐसी भी कूद पड़ी हैं जो कहीं ना कहीं आ, सरकार की जो एक लोकप्रियता है उसे खत्म करना चाहती है, या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को कम करना चाहती है, और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंशा के साथ इस पर उतरी है कि नहीं, अगली बार तो अब हम देखते हैं कि कैसे वोट दिया जाएगा। सीधे सीधे वोट के साथ ही जोड़ दिया गया कि अगली बार ये किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें मुख्य रूप से अगर आप पूरे प्रावधान देखेंगे तो दो बड़े परिवर्तन जो हुए हैं, एक परिवर्तन परिवर्तन जो हुआ है वो तो एक ही बड़ा परिवर्तन एक ही है बड़ा परिवर्तन हुआ है कि मतलब जो ओबीसी समाज। को समाज को जो है उसमें शामिल कर दिया गया है, जो पहले एससी एसटी तक सीमित थी। ये हुआ, ये एक बड़ा परिवर्तन है। दूसरा जो है, एक प्रावधान जो होना चाहिए था वो छूट गया कि अगर कोई गलत आरोप लगाएगा तो उस पर, तो उसके डिफेंस में यह भी बताया गया है कि भाई पहले तो इसकी इंक्वायरी होगी। कौन इंक्वायरी, मैं वो बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि भाई इतने विश्वविद्यालयों में इतने सवर्ण बैठे हैं, इतने वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो कोई कभी भी कानून का कभी वो आधार बन नहीं सकता है ना। तो उसका सवाल यह है कि भाई कि वो पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही केस दर्ज होगा। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, उसके बाद ही दर्ज होगा, फिर जाके वो मतलब अगर उसमें कुछ भी पाया नहीं जाता है तब तो आपके खिलाफ कार्रवाई का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो गलत है, झूठ है, पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है और उसके पूरा एक सिस्टम बना रखा है ना। तो उसके बावजूद मैं मानता हूं कि बिल्कुल किसी को भी, क्योंकि जिस तरह से कुछ राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की तरफ से भी ये बातें आई, कुछ विद्यार्थियों के, शोधार्थियों की तरफ से सब ये आई कि नहीं फंसाया जाना चाहिए, इस तरह की बातें आई, तो ये तो कोई भी गलत आरोप लगाता है किसी भी तरफ से तो उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। झूठे आरोप तो कोई किसी पर लगाए तो फिर तो सुरक्षा तो रहेगी ही नहीं। जी। तो हो सकता है वो प्रावधान विशेष रूप से नहीं दिया गया है तो उसको शामिल करना चाहिए। लेकिन क्या इतना बड़ा विषय है कि जिसको लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ उसको लेकर जो आंदोलन किया गया कि सवर्ण ही दोषी है, सवर्ण ही अपराधी है, ऐसा मुझे ईमानदारी से नहीं लगा कि ऐसी कोई बात है। तो मुझे ये सवर्णों ने जरूर को रिएक्ट किया, तो सब अपर कास्ट है या सवर्ण समाज है उसका देश भर में, खासतौर से उत्तर भारत में ज्यादा इसका रिएक्शन दिखाई दिया। तो वो क्यों ऐसा रिएक्ट किया उन्होंने? नहीं, देखिए, एक मैंने कहा ना, एक परसीव्ड इनजस्टिस को दिखाया गया कि भाई जब हम समरसता की बात करते हैं तो कोई किसी पर भी जातिगत लेकिन अत्याचार, उसमें आरोप एससी एसटी लगाए तक तो आई ना, वो इशू एससी एसटी तक तो वहां पर शामिल था, एक और समाज को शामिल कर लिया गया। इससे उस पूरी व्यवस्था में क्या फर्क पड़ा? नहीं। आंकड़ों के हिसाब से यह बताया गया कि जो ज्यादातर जितने भी केस हुए हैं उसमें ओबीसी समाज के लोगों पर ही आरोप था एससी एसटी को प्रताड़ित करने का। ये पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बताया गया है। तो ये बताया गया कि जो प्रताड़ित करने वाला ही है उसी को उनमें शामिल कर दिया। तो फिर ये एक तरह से दिखाया गया कि जो प्रताड़ित करने वाले जो हैं ये सारे सवर्ण समाज के लोग हैं। विरोध इस बात को लेकर था कि आंकड़े भी तो कुछ तो अध्ययन का आधार होगा। जी। कुछ केसेस होते हैं जहां 1200 विश्वविद्यालय है, न जाने कितने महाविद्यालय हैं इस देश में, और वहां कोई 300 350 शिकायतें जो आई है, क्या मात्र उस आधार पर इतना बड़ा एक फैसला करना उचित था? क्या उसकी आवश्यकता थी? लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उच्चतम न्यायालय का इस मामले को लेकर निर्देश भी थे, जी। जिसका भी जो है सरकार को रिस्पॉन्ड करना था। तो मैं समझता हूं कि जो अगर प्रतिक्रियाएं, जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा भय का एक माहौल एक तरह से बनाया गया, जितना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये इतना कुछ बड़ा हो रहा था कि, इतना भयभीत होने की आवश्यकता लेकिन नहीं उसमें है, क्योंकि सत्तारूढ़ कुल मिला के पार्टी जी भी उसमें ये माहौल बनाने में लगे रहे, ये भी जी सच है। जी
मैं कह रहा हूँ इस माहौल को बनाने में कि भाई इससे तो बस ऐसा हो जाएगा कि सवर्ण समाज पर बिल्कुल आरोपित हो जाएंगे और सजा हो जाएगी। इस माहौल को बनाने में जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं, उसमें एमपीज भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं, उन्होंने ज्यादा भूमिका निभाई और विपक्ष ने सोचा कि अच्छा ये अपने आप ही हो रहा है इनके खिलाफ, तो वो चुप रहा। वेल, चुप तो खैर वो नहीं रहे। नहीं मतलब उसको वो सुलझाने, समिति वो उसको बताना कि ये समिति इसका वोट है। समिति के भी अध्यक्षता जो है दिग्विजय सिंह जी की ही अध्यक्षता में, वो जो समिति जिसने ये सिफारिश किया था, तो उनकी ऐसी भूमिका नहीं है कि उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। लेकिन खैर उसके लिए उनको नहीं दोषी, फाइनली सरकार की तरफ से ही आया ये। तो ये कहना कि भाई वो तो कमेटी का जो है, कमेटी में और भी सत्ताधारी दल के सदस्य भी रहे उस संसदीय समिति में। तो हालांकि दिग्विजय सिंह उसमें रहे, तरुण गोगोई रहे जो लेकिन ये जरूर है कि मैं मानता हूं कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की सबने कोशिश की। और सामाजिक दृष्टि से मैं तो एक समाज के एक व्यक्ति के नाते, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे लगा कि ये अवॉइडेबल था। और इसको इस वक्त जब देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब अड़ोस पड़ोस में भी हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं और राष्ट्रीय एकता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और कई तरह की ताकतें, हम खुद ही बोलते हैं कि भारत को कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं, तो ऐसे में हम आत्मघाती फैसला जो है इस तरह के कोई कदम हमको नहीं उठाने चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि उसका दूरगामी प्रभाव समाज पर पड़ता है। देखिए अब वो पुराने कुछ गांव में जरूर कुछ एक आध घटनाएं होती होंगी, जो भी घटना घटती है वो तो भर्त्सना उसका करना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए, उसकी कितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन धीरे धीरे समाज में, शहरों में बहुत परिवर्तन आ रहा है। मुझे तो कम से कम, मैं मतलब लगभग 6 दशक से दिल्ली में हूं, और मैं तो इस शहर में कभी जातिगत आधार पर भेदभाव जैसे चीजों को मैंने कभी देखा नहीं है कहीं भी। और ऐसे में बड़े बड़े शहरों में मैं ऐसे भी देखता हूँ, बहुत परिवारों में अब आपस में, पहले तो आप कहते थे उठना बैठने, आज तो शादी ब्याह हो रहे हैं, बहुत कॉमन सी बात हो गई है। और क्योंकि लोग सब साथ में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, और ये सब जो है आज के बच्चे जो है उनके अंदर ये इस तरह के नहीं कमी दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, हम लोग समरसता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन उससे जो है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता, तो आप जो कह रहे हैं अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा रिएक्शन क्यों होता? नहीं, रिएक्शन कौन दे रहे हैं सर? मेरे मोहल्ले में तो कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, यहाँ तो सब रहते हैं, यहाँ तो नहीं हुआ। ये कुछ फुटेज के लिए कुछ लोगों ने किया, समाज में तो, मेरे वर्क स्पेस में तो मैंने किसी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं देखा। कोई हाँ, बुद्धिजीवी वर्ग, मेरे आपके जैसे पढ़े लिखे लोग थोड़े ज्यादा परेशान दिखे मुझे, मतलब जनसाधारण तो मुझे लगा कि हम लोग ज्यादा परेशान लगे। मुझे नहीं लगा कि वो कोई प्रभाव जो है, जो सब्जी बेचने वाला है या किराने की दुकान है या ऐसे जो साधारण मोहल्ला गली मोहल्ले में, मुझे तो कहीं कोई इस तरह की प्रतिक्रिया, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बस सोशल मीडिया में देख रहे थे कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग टिप्पणियां दे रहे हैं, लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता तो इसका जो है निश्चित ही, कई तुलनाएं की जा रही थी कि ये दूसरा मंडल कमीशन वही मैं की तरह, समझ ये इस तरह की बातें जो है होने लगी थी। कैसे देख रहे थे जी? क्या आप इसको दूसरे मंडल आंदोलन की तरफ जाते? नहीं 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 नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मंडल आंदोलन में, देखिए सीधे सीधे मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसमें तो बहुत स्पष्ट था कि आप जो है एक जनरल कैटेगरी के एक बहुत एक अच्छे हिस्से नौकरी के और बाकी जो था वो आप एक नए तबके को आप जो है
तैयार कर रहे हैं, अलग 27% जो SC ST से हटकर आप एक और तबके के लिए जो है आरक्षण की सुविधा बढ़ा रहे हैं। इसमें तो ऐसे कोई बात तो थी नहीं जिसको मैं कहूं कि भाई बहुत बड़ा ये था कि मुझे लगता है कि चिंता का विषय था, सर्टेनली यस, लेकिन इतने बड़े रिएक्शन की आवश्यकता जो है नहीं थी। नहीं थी। और लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि शायद अगर ये रिएक्शन या जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं नहीं दिखती तो क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती, क्या सुप्रीम कोर्ट तुरंत कार्रवाई लेती? क्या सुप्रीम कोर्ट अक्सर पब्लिक सेंटिमेंट की बात करती है, पब्लिक सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है, यह भी आपने देखा। तो जब पब्लिक सेंटिमेंट अगर नहीं होती तो शायद निर्भया का पूरा मामला देखिए, तब भी उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट को कोट किया था, है फेथ की बात कही थी जब अयोध्या का उन्होंने निर्णय लिया। तो उसी तरीके से सिर्फ लीगल प्रोसीजर को देखकर सुप्रीम कोर्ट नहीं काम करती है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपने बिल्कुल ठीक से पब्लिक सेंटिमेंट को भी देखती है, फेथ को भी देखती है, सुप्रीम कोर्ट सभी जन भावनाओं को देखती है और तब जाके अपना निर्णय लेती है। तो तब ये सवाल होता कि क्या अगर चाहे सतही सही कुछ विरोध उन्होंने भी महसूस किया तब जाकर, और अपेरेंटली उनको भी कुछ तो लगा तब जाके रोक लगी। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने तो नहीं कही, या क्या कोई भी वकील जाके दायर कर देता है तो क्या तुरंत रोक लग जाती है? शायद उनको भी प्राइमा फेसी जिसको कहते हैं कि लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो इसको रोकने की जरूरत है। तो अब आगे देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश जाता है। नहीं, लेकिन पब्लिक, आपने कहा वो बिल्कुल ठीक बात है कि पब्लिक सेंटिमेंट को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इनिशिएट किया और जो भी फैसला दिया है या ऑब्जर्वेशन अभी दिया वो ठीक है। लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट को समझने की तो पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार ने बंदूक रख दी सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे कि आप हमें राहत दे दो। नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गई है सरकार ने विरोध नहीं किया। हाँ, तो बात तो वो भी तो पब्लिक सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करना हुआ ना, वरना सरकार वहां रख के जिद पर अड़ जाती, नहीं हमने जो कहा वो ठीक है। पब्लिक सेंटिमेंट देखी सरकार ने और तब जाके सरकार ने जो है उसका विरोध नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के स्टे का। तो अब आपको क्या लगता है कि जब सरकार को रिप्लाई करना है तो वो क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि सरकार मुझे लगता है कि सरकार को भी बिल्कुल ये पब्लिक सेंटिमेंट का ध्यान रखना चाहिए। न्याय तो बिल्कुल, देखिए अन्याय किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कई दशकों से क्या शताब्दियों से एक समाज को प्रताड़ित किया गया था, यह तो एक सच्चाई है। अब उसके लिए ये कहना कि भाई आज की पीढ़ी क्या जिम्मेदार है, क्या आज की पीढ़ी को उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। तो सजा तो नहीं मिल रही है, उनको एक अवसर दिया जा रहा है जहां उनको वंचित किया गया था, तो आपको सजा नहीं दिया जा रहा है, उनको एक अवसर दिया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि उस अवसर देने को जो है वो, देखिए अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो वहां जो ब्लैक्स जिनको कहते हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं, वो रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन शब्द की बात करते हैं वो। तो पॉजिटिव अफर्मेशन तो जहां भी वंचित समाज रही है उनके प्रति एक संजीदगी, संवेदनशीलता रही है और समाज को दिखाना भी चाहिए, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए जब हम ये इस तरह की पहल करते हैं कि उसमें जो सभी समाज के लोगों को साथ में लेके चलने में वो और सफल होगा। वो विद्वेष अगर पैदा हुआ, कटुता अगर उसमें पैदा हुई, तो वो किसी भी, मैं समझता हूं कि ये नेतृत्व, समाज के और देश के नेतृत्व के ऊपर है कि जो भी बदलाव आएगा वो बदलाव इस तरह से हो कि किसी को ये ना लगे कि किसी का भला करते हुए किसी का बुरा हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर आपने कानून तो ला दिया, अगर लेकिन कटुता आ गई तो फिर क्या उस कानून का फायदा? आज एक बहुसंख्यक समाज ने मंडल कमीशन का उस वक्त भले विरोध हुआ हो, लेकिन आज पूरे समाज ने स्वीकार कर लिया है आरक्षण को।
सबने स्वीकार कर लिया है ना, नहीं, चाहे वो एक SC/ST का हो या OBC का हो, उस आरक्षण को जो है। लेकिन आप भी इस बात को समझते हैं कि ये कोई, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस शुद्ध रूप से नहीं है। काफी कुछ इसमें राजनीति के चलते भी आप कई समाजों को आप ये तय करते हैं। देखिए, आप जरा सोच के देखिए कि लगभग जो 1950 में जो तय हुआ था कि कौन कौन अनुसूचित जाति होगा या पिछड़े होंगे, उसके सीधे सीधे दुगना हो गया है जी, लगभग। तो यानी कि ये तो राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं ना, कि कौन है, किसको डालना है, किसकी मांगे, लोग मांग कर रहे हैं कि हमको भी इसमें डालो। और संपन्न वर्ग भी, ये भी देखा गया है कि कई संपन्न वर्ग भी मांग कर रहे हैं कि नहीं, इसमें हमको डालो, ये भी दिखाया गया। और सरकार ने उसको बैलेंस भी करने की कोशिश की कि भाई EWS लेकर आके आ गए, 10% लेकर आ गए, वो ये भी हुआ है। तो इस तरह से हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं समाज में कटुता लाए बगैर, क्योंकि अगर कानून से कटुता पैदा होती है तो फिर वो कानून जो है वो सच में सफल नहीं है, बेमायने और है। हाँ, उसका कोई मायना नहीं है। तो समाज को साथ में लेते चलते हुए कोई भी कानून बने तो फिर अगर उसका अनुपालन भी आसान होगा सरकारों के लिए भी, और उसमें सहयोग भी प्राप्त होगा। और सर लेकिन मैं इसको समझता हूं कि इसकी आवश्यकता है। नहीं, ठीक है इसको, लेकिन जो तर्क दिया गया कि भाई इसका मिसयूज होगा, एक बड़ा तर्क ये दिया गया कि ये जो बदलाव किया गया इसका दुरुपयोग किया जा सकता है अपर कास्ट के खिलाफ। ठीक है, अब देश का कोई ऐसा कानून बताइए मुझे जिसमें मिसयूज नहीं होता। वो नहीं, दहेज का उसका कानून, मैं तो खैर ये मानता हूं कि कानून के कानून, आने से, कोई कानून नहीं। और दूसरा नहीं, एक और मैं बात, बिल्कुल एक और बात मैं कह रहा हूँ कि जब देखिए, हिंदू कोड बिल आया, आपने अभी मंडल की बात की, आरक्षण की बात की, हिंदू कोड बिल आया 50 के दशक में, तब भी बहुत लोगों ने विरोध किया लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। मंडल का आपने जिक्र किया गया, उसका एक बार विरोध हुआ लेकिन आज सबने एक्सेप्ट कर लिया गया। तो या तो इसको मैं सरकार का डर कहूं, क्योंकि कोई भी चीज होती है नई तो उसका विरोध भी होता है। क्या सरकारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको यदि ठीक समझते हैं, यदि सरकार ने ऐसा समझा है कि ठीक है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये ओवरसाइट है, सरकार ने अगर ऐसा समझा तो वो उसके साथ चलने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? देखिए, मैं इसका दूसरा पक्ष देखता हूं विजय जी। मैं मानता हूं कि इस तरह के कोई भी समाज से संबंधित कोई भी विषय आता है तो पहले समाज के मानसिकता को तैयार करने की आवश्यकता है, उस आउटरीच की जरूरत है। एक बार आपने तैयार कर लिया, समाज का एक तरह से आपने तैयार कर लिया, तो आप देखेंगे कि पूरे देश में उसको लेकर चर्चाएं, व्यापक विमर्श, समाज में कोई भी बड़ा बदलाव आना हो तो मैं समझता हूं कि हमेशा वो चर्चाओं के माध्यम से होता है। विभिन्न समाज के जो तबके हैं उनके साथ बातचीत की आवश्यकता है, और तब जाके बड़े क्रांतिकारी, खैर मुझे इसमें सच में बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसे क्रांतिकारी वाली, जैसे मैंने कहा ना, कोई नहीं मंडल है, आयोग जैसे, ऐसा कोई कुछ लगा नहीं। ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि भाई वो एक प्रोविजन है जिसको जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश को देखते हुए और फिर पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन को देखते हुए उसको किया गया। अब उसमें कहाँ क्या कमी रह गई थी या कहाँ क्या नियतपूर्ण था, मुझे तो नहीं लगता है। कि मैं तो ये सब चीजों में विश्वास नहीं करता कि सरकार अपने आप को जो है एक आग मतलब लगाएगी, अपने खासकर एक ऐसे आप समय में जब चुनाव आ रहे हैं कई स्टेट्स में। तो ऐसे समय में सरकार ऐसे, ये तो मुझे तो लगता है कि ऐसे मूर्खता तो कोई भी सरकार नहीं करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रशासनिक चूक हुई हो सकती है, ये संभव है, इसकी संभावना है। और मेरी बात, और इसमें जो भी होगा, मैं मानता हूं कि बिल्कुल न्याय होना चाहिए, और सरकार जो है इस बात को भी ध्यान रखे कि कटुता के साथ नहीं होना चाहिए। सभी समाज ने, भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि, और खासकर जो सनातन समाज है, इन्होंने हमेशा रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया है। जी, इन्होंने कभी रिफॉर्म्स का, चाहे आप रिफॉर्म्स तो एक बार शुरू में विरोध होता है, बाद में एक्सेप्ट हो ही हाँ, जाता है, कुछ पता नहीं है। वो आपने देखा कि जब
सती प्रथा के खिलाफ भी जब हुआ था तब भी अभी हुआ था, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ भी हुआ, और भी बातें हुई जब भी। तो हमेशा एक विरोध का एक होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये समाज एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं चलो जी सबको लेकर चलना है, सब ये एक समाज की एक खूबसूरती भी है हमें समाज की। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया और बाकी चीजें जो आ गई है, जिसकी चर्चा हमने पिछले उसमें भी किया था, ये जो तो मैं समझता हूं कि उसमें कुछ ऐसे तत्व जो है, इस पर कहीं ना कहीं देखिए, मैं समझता हूं कि इस पर निगरानी रखने की जरूरत है। और मैं जो बार बार कहता हूं कि नियंत्रण भले ना हो, मैं भी पक्षधर नहीं हूं, लेकिन नियमन बहुत जरूरी है साहब। ये जो, क्योंकि मेरे आपके जैसे लोग, शायद पढ़े लिखे लोग, हम शायद प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन जो जब ये रील्स नीचे तक जाती है तो उसका रिएक्शन, तो वहां वहां उसका एक प्रतिक्रिया होती है, जो मैं समझता नहीं हूं कि समाज के स्वास्थ्य के लिए ठीक है। वो ठीक नहीं है। उस पर कहीं ना कहीं एक वो शुद्ध रूप से जातिगत और दूसरे जातियों के खिलाफ, चाहे किसी भी तरफ हो, तो मैं समझता हूं कि उस तरह की चीजों को हमको जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो हमारे जो व्यापक सामाजिक और राष्ट्रहित के लिए घातक होगा। जी, वो तो ठीक बात है, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। और ये किसी भी समाज के लिए हो, मीडिया, सोशल मीडिया का भी आपने बड़ी चर्चा की, हमने पहले भी चर्चा की थी। अब लेकिन क्या है, सोशल मीडिया की आपको जरूरत हो तो आप इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दें, सम्मानित करें, जब परेशान करें तो आप उन्हें गाली दें। लेकिन मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, जो लोगों ने कहा वो एक गंभीर और सवाल है कि भाई इसने ये साबित कर दिया कि आबादी कितनी भी बड़ी कोई समाज की हो, ताकत तो अपर कास्ट की, सवर्ण समाज की है। वो तय कर लें तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ कर ले सरकार। ये तो आप फिर उच्चतम न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वो कुछ सवर्ण लोगों का समाज मानना है के ऐसा, इसलिए मैंने अधीन कहा है। कि आप इस देखिए सवाल को मैंने, हाँ, तो वो तो खैर वो फिर वही वाला जहरीला जो है, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की ताकत दिखाता है और वो है, और दूसरा फैसला आया तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के अधीन चल रही है या किसी समाज के अधीन चल रही है। तो या तो आप एक संस्था को मानो, या आप कहो कि नहीं वो संस्था बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है, नहीं। है ना। तो कहीं ना कहीं हमको लोकतंत्र में, हमको जब हम लोकतंत्र के स्तंभों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस भरोसे को बना के रखना है। कोई तो एक संस्था हो जिसके, फिर अगर नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या, अनार्की की तरफ जाएंगे क्या हम? तब क्योंकि आपको अगर लगता इस पर भी, इस संस्था पर भी भरोसा नहीं है तो फिर आगे तो फिर कुछ है नहीं ना। फिर हम ये कहें कि ये भी जो है जातिगत है, यह भी मतलब, या तो मेरा ये सिंपल सा है कि कहीं ना कहीं तो आपको रोकना है ना, कि नहीं यहां अगर कह दिया तो ये इसके आगे फिर कुछ नहीं। भाई आखिरकार जो है राम मंदिर के मसले में भी ये तय हुआ था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाद में ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष में परोक्ष में कई लोगों ने पीछे सब कुछ कहा, लेकिन सबने देखिए स्वीकार उसके बाद सबने स्वीकार किया ना हमारे समाज में, है ना। मुस्लिम पक्ष ने भी उसको स्वीकार कर लिया, कोई उसका विरोध थोड़ी हुआ था। मंदिर इतना भव्य बन गया, अब तो मतलब उसका उद्घाटन भी हो गया और उसका एक वर्ष भी किया। हो गए। तो मैं समझता हूं कि आपको लग रहा है कहीं क्या? ना कहीं हमको सम्मान तो करना ही है। अगर हम, वो कोई सरकार ने या किसी ने नहीं वो फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। और मैं जो भी वो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की और जो पब्लिक सेंटीमेंट है उन दोनों की भावना को समझकर आगे फैसला करेगी, और ये अब आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार जो है पब्लिक सेंटिमेंट के भी खिलाफ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा है। तो और आपने बेहतर बात कही कि समाज में बंटवारा ना हो, इसको सबसे बड़ी नजर रखने की जरूरत है कि उस पर ध्यान जी रखा जाए। बिल्कुल। ये जो चिंता उभर के आई है इसमें से, कि अभी बहुत काम बाकी है। अभी हमारी जो है बहुत, वो मैंने कहा दिल्ली दूरस्थ, हम सबको प्रयास करने की जरूरत है कि हमारी जो पहचान है वो भारतीय का होना चाहिए। हमारा पहचान जो है वो जाति के आधार पर, अगर हम 75 साल बादवी शताब्दी वर्ष और विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, तब भी अगर हमारा बिल्कुल संकीर्ण और संकुचित हमारी पहचान है तो फिर वो चिंता का विषय है। लेकिन जब वो क्या, दिल्ली में सर्दी बहुत बढ़ी हुई है ना,
तो घर में लकड़ी आपकी जलाएं, हम हाथ तापते रहे। वो बात तो नहीं, लेकिन मैं विजय जी, मैं ये मानता हूं कि देखिए ये इतना आसान नहीं है जितना साफ दिखाई देता है। इसके पीछे कई ताकतें होती हैं। गंभीर गंभीर बात है। हम और आप पत्रकारिता में रहे हैं, तो इस मौके का लाभ उठाने वाले बहुत होते हैं। वो बहुत देखते हैं कि चलो भाई ये तो एक अच्छा अवसर है आग लगाने का, तो इसमें जो है कई विभीषण भी है इसमें, हैं, और कई 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 अब कई विभीषणों की कई चर्चा इसमें। नहीं करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस बहुत गंभीर विषय पर आपने बहुत अच्छे से उस तस्वीर को साफ किया है, इसीलिए आपको याद करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद कि आपने इसमें हिस्सा लिया, वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और सुरेश जी की तरह से चश्मे को थोड़ा साफ करके रहिए ताकि साफ दिखाई दे। थैंक यू।